तो आइए बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और इस वीडियो में मैं 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। ये दूसरा वीडियो है और दोनों वीडियो में मिलाकर आपको कम से कम 15 नंबर मिलेंगे। ये दावा है, ये गारंटी है मेरी। सिर्फ जिस दिन भी फिजिक्स का पेपर हो इस दिन ये दोनों वीडियो देख कर जाना और इन न्यूमेरिकल को आप इन सवालों को रट के जाना। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पर देखिए, हमने मान लिया यहाँ पर क्या दिया गया है, दो बिंदु आवेश है और एक का आवेश है +q और दूसरे का आवेश है -2q। मतलब है कि एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। दोनों एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर आवेशों के कारण विभव शून्य होगा। तो चलिए समझते हैं सवाल को कि हमने मान लिया कि दो आवेश हैं, एक q1 है दूसरा q2 है। और q1 और q2 जब दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर स्थित होते हैं या फिर r दूरी पर स्थित होते हैं, तो कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा, हमने देखिए एक आवेश q1 माना है, दूसरा आवेश q2 माना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को d दर्शाया है यहाँ पर। तो कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, और मिलाने वाली रेखा कितनी है, ये d दूरी है। और d दूरी का एक बिंदु हम कहीं पर भी मान लेंगे कि ये बिंदु O है। ये बिंदु हमने मान लिया क्या, O, और किसी भी बिंदु से, मतलब हमने मान लिया ये x दूरी पर O बिंदु है, यहाँ पर विभव शून्य होगा। और विभव शून्य का मतलब है कि जब एक संख्या +3 हो और एक संख्या -3 हो तो इन दोनों का योग शून्य होगा। अगर मान लिया एक संख्या -5 है दूसरी संख्या +5 है तो दोनों का मान शून्य होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों आवेशों के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उन दोनों का योग शून्य होना चाहिए। और जहां पर शून्य हो जाएगा वो बिंदु हमने क्या माना है, यहाँ पर हमने बेटा x माना है। तो यहाँ से पूरी दूरी कितनी है बच्चा, कितनी है, यहाँ पर d दूरी है। तो अगर इन बिंदु O हमने x दूरी मान लिया तो शेष दूरी ये वाली कितनी बचेगी, ये वाली बचेगी d - x। तो यहाँ से अगर q1 से दूरी x है तो q2 से वो दूरी हो जाएगी d - x। तो चलिए हम लोग सवाल को करते हैं। समझिए बात को। अब आपने पूरी साल अगर फिजिक्स पढ़ी है, थोड़ा बहुत अगर आपने अध्ययन किया है, तो आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करने का आपने अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में भी आपने सीखा होगा। तो अब हम पहला है कि हमने यहाँ पर q1 के कारण बिंदु O पर विभव निकालेंगे, q2 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव निकालेंगे और दोनों का योग फल शून्य होना चाहिए। अगर शून्य हो जाता है तो वही x का मान हो जाएगा। तो बिंदु आवेश के कारण विभव हम निकालेंगे पहले q1 के कारण विभव। q1 के कारण जो विभव होगा वो हमने मान लिया v1। क्या हो गया, हमने मान लिया वो कितना है, v1। और जो बिंदु आवेश के कारण या फिर q1 आवेश के कारण जो विभव होगा वो हो जाएगा Q1/R। Q1/R आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा या फिर आपने पढ़ा होगा 1/4πε0 Q/R होता है। तो v1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो Q × Q1 कितना है, यहाँ पर Q1 है Q1 है कितना, Q, तो Q रख देंगे, अपान में हो जाएगा R। अब बताइए Q1 से कितनी दूरी है, Q1 से दूरी है x, तो R की जगह पे क्या रख देंगे, x। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम निकालेंगे Q2 के कारण विभव। अब Q2 के कारण विभव कितना होगा, V2 बराबर Q2/R बराबर कितना हो जाएगा, K एक नियतांक है जिसे कूलाम का नियतांक कहते हैं और जिसका मान K का मान हमने आपको पिछले वीडियो में बताया 9 × 10⁹ होता है, या फिर K का मान 1/4πε0 होता है।
जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, Q1 की जगह पर Q रखा है तो Q2 की जगह पर क्या रखेंगे, Q2 की जगह पर रख देंगे -2Q। क्या रख देंगे, -2Q अपान। अब आप आइए कि जो R है अब Q2 से कितनी दूरी पर है, Q2 से कितनी दूरी पर है वो बिंदु, D-x दूरी पर। Q1 से x दूरी पर है तो Q2 से D-x दूरी पर होगा, तो यहाँ पर R x होगा और यहाँ पर R कितनी हो जाएगी, D-x। देखिए यहाँ पर दो स्थितियाँ भी बनती हैं, या फिर ये बिंदु दोनों आवेशों के बीच में होगा। यहाँ पर केस 1 लिख देना, केस 1 क्या है कि ये दोनों, ये जो बिंदु है वो Q1 व Q2 के बीच में हो। जब बिंदु ओ Q1 व Q2 के बीच में हो तब की ये कंडीशन है। इसके बाद ये बाहर भी हो सकता है, वो भी मैं आपको हल कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या, इन्होंने कहा है कि दोनों आवेशों के कारण विभव शून्य हो। तो इसका मतलब है कि प्रश्नानुसार, इसका मतलब क्या है, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार का मतलब है कि V1 प्लस V2 बराबर शून्य होना चाहिए। V1 प्लस V2 का मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ऐसा करने पर हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो V1 कितना है, Q अपान x। V1 का मान है Q अपान x और प्लस अगर जोड़ देंगे तो ये है K इंटू -2Q अपान D-x बराबर 0। तो हमने V1 का भी मान रख दिया और V2 का भी मान रख दिया। रखने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा और हल करना है कि यहाँ से हमें K कॉमन है, दोनों जगह से K कॉमन है और Q कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन मिल रही है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो बचा हुआ शेष भाग K Q कॉमन आ गया, बचेगा 1 अपान x और प्लस K बाहर आ गया, Q बाहर आ गया, तो बचा कितना, -2 अपान D-x बराबर कितना हो गया, 0। अब Q किस में है, गुणा में है। अगर Q गुणा में है तो दूसरी तरफ अगर भेजेंगे, इसको दूसरी तरफ फेंकेंगे, इसको दूसरी तरफ ढकेलेंगे तो ये बटे में चला जाएगा। तो 1 अपान x में ये देखिए माइनस है और ये प्लस। और आपने हमेशा गणित में थोड़ा बहुत सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, -2 अपान D-x। 2 अपान D-x बराबर 0 और बटे में अगर ये चला जाएगा KQ, बटे में कहाँ चला जाएगा, ये KQ बटे में चला जाएगा, अपान में चला जाएगा। और 0 के बटे में कोई भी संख्या होती है तो बेटा उसका मान हमेशा शून्य होता है। तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। जैसे मान लिया 5/0 है तो इसका मान 0/5 है, 0/5 है तो इसका मान हमेशा शून्य होगा। तो 0 के बटे में कुछ भी होगा उसका मान हमेशा शून्य होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो पूरा शून्य होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और हल करते हैं कि 1 अपान x माइनस 1 अपान x में -2 अपान D-x बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में भेज देंगे तो 1 अपान x बराबर 2 अपान D-x। अब 0 हट जाएगा क्योंकि हमने एक पद को दूसरी तरफ भेज दिया है, राइट साइड में भेज दिया है। क्यों, क्योंकि हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का x के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर D-x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो D-x हो जाएगा। अब देखिए x वालों को एक तरफ कर लेंगे, x को एक तरफ और d को उधर ही छोड़ देंगे तो 2x, और x को जब इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में
तो ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस बराबर प्लस एक्स बराबर डी। तो 2x और x मिलके कितना हो गया 3x बराबर डी। तो x बराबर हो जाएगा d/3, x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ तक तो आपको कहानी समझ में आई होगी कि वो बिंदु जब दोनों आवेशों के बीच में दोनों आवेशों के बीच में होगा तो 1/3 दूरी पर वो बिंदु होगा जहां पर दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभव का मान 0 होगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हमने आपको सिर्फ अभी केस 1 बताया है, यहाँ पर सिर्फ अभी आपको हमने क्या बताया है, सिर्फ केस 1 मतलब Q1 व Q2 के बीच में हो क्या, वो बिंदु O मतलब जहां पर विभव 0 होगा। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद का जो दूसरा केस बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से, इसीलिए मैं गारंटी करता हूँ, इसीलिए मैंने गारंटी ली है कि आप वो हर बिंदु मैं आपको समझाऊंगा जो यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं अगले केस की तरफ कि दूसरे केस में कि जब जो बिंदु O है वो दोनों आवेशों के बाहर हो, इस स्थिति में आपको क्या करना है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर देखिए हमने 2 आवेश माने हैं, वही केस रहेगा, वही सब कुछ रहेगा। माना 2 आवेश Q1 व Q2 हैं। अब दोनों आवेशों को d दूरी पर रख दिया गया, दोनों आवेशों को d दूरी पर रखा गया है। यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, जो पहले किया था, जो प्रोसेस हमने पहले किया वही प्रोसेस अब भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर, ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर स्थित हैं बेटा, यहाँ पर बताया गया है d दूरी पर स्थित हैं। अब कह रहा है कि वो बिंदु कहाँ पर होगा, हमने मान लिया दोनों आवेशों के बाहर है। जब बिंदु O दोनों आवेशों के बाहर हो तब हमें क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको कुछ नहीं करना है। ये दूरी हमने मान लिया कितनी है, x है, ये दूरी कितनी है x, और ये बिंदु है O, ये बिंदु कितना है O, तो Q1 से x दूरी पर हो जाएगा, और Q2 से फिर कितना दूरी पर हो जाएगा, Q2 से ये हो जाएगा x प्लस d दूरी पर। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। वहाँ पर देखिए दूरी घटाई गई थी, क्यों, क्योंकि जो बिंदु O था वो दोनों आवेशों के बीच में था। यहाँ पर ये जो O बिंदु है वो दोनों आवेशों के बाहर है। और कितनी दूरी पर हमने मान लिया, Q1 से x दूरी पर है, तो Q2 से x प्लस d दूरी पर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। भाई बिंदु Q1 के कारण विभव, अब हम दोबारा वो चीज़ नहीं लिखेंगे, बिंदु विभव V1 बराबर निकालेंगे। तो K और Q1 कितना है, Q1 है प्लस का Q, तो Q अपान कितना हो जाएगा x। इसी तरह से हम निकालेंगे V2 मतलब Q2 आवेश के कारण, मतलब दूसरा आवेश है, दूसरे आवेश के कारण कितना विभव होगा, Q1 से इस बिंदु पर ये दूरी है कितनी x, तो यहाँ पर x आ जाएगा। और Q2 से हमें O तक आना है तो कितना है x प्लस d हो जाएगा। तो V2 बराबर K, और Q2 कितना है -2Q, यहाँ पर प्लस Q था तो इसलिए Q लिख दिया, और यहाँ पर जो होगा -2Q अपान R कितना है यहाँ पर x प्लस d। तो बताइए यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो फिर थोड़ा और रुकिए। हमने क्या बताया कि दोनों आवेशों के कारण विभव 0 होगा। 0 होने का मतलब है कि V1 प्लस V2 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस समीकरण में V1 और V2 के मान रखने से जो x का मान मिलेगा वो हो जाएगा आपका x का मान। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है कि V1 का मान रखना है। तो KQ अपान x प्लस हो जाएगा K इंटू 2Q
अपान में हो जाएगा x प्लस डी बराबर 0। बाकी कैलकुलेशन वही रहेगी, k कामन लिया, q कामन लिया, क्योंकि जो चीज़ हमें दोनों पदों से कामन मिल जाएगी उसी को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें k कामन मिल रहा है, q कामन मिल रहा है, तो यहाँ पे बचा 1/x और ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस मिलकर माइनस हो गया 2/x प्लस डी। बस आपका सवाल बन गया। अब क्या किया, के क्यू फिर दूसरी तरफ फेंक देंगे तो ये भी बटे में चला जाएगा। तो बटे में जाने के बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जब शून्य हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास 1/x माइनस 2/x प्लस डी बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस, एक पद को 0 के बाहर फेंक देंगे। तो एक पद को बाहर इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 2/x प्लस डी। क्यों किया, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालना है। जब x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x बराबर x प्लस डी। तो यहाँ से x बराबर अगर 2x माइनस x करेंगे बराबर हो जाएगा d। तो x बराबर d दूरी पर, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि Q1 से D दूरी पर, मतलब जितनी दूरी पर दोनों आवेश हैं तो Q1 से ठीक उतनी ही दूरी पर क्या हो जाएगा, इसका विभव का मान शून्य हो जाएगा। अगर Q2 से बात करें, Q2 से कितनी दूरी पर होगा, यह कहाँ से होगा, Q1 से, ये Q1 से D दूरी पर होगा। और Q2 से कितनी दूरी पर होगा, Q2 से, भाई Q2 से चलोगे तो D यहाँ पे आ गया और x का भी मान D निकल के आएगा। तो x और x प्लस D मिलके कितना हो जाएगा 2D। तो Q2 से 2D दूरी पर विभव शून्य होगा, Q1 से D दूरी पर विभव का मान शून्य होगा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो उसे एक बार और ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं एक और ज़बरदस्त सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर देख कर जाएँ। अगर ये यूँ मानिए कि आपके पेपर में छपा मिलेगा, ऐसे सवाल आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लेना, शायद ही कोई पेपर खाली हो। तो इस टाइप का सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा समांतर प्लेट संधारित्र से। अब यहाँ पर बात कर रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की, कि अब समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं कि दो प्लेटें होती हैं समान आकार, समान पदार्थ तथा समान आकृति की। जो प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित होती हैं और जिन्हें किसी एक वैद्युत विभव से कनेक्ट किया जाता है और इसके अंदर आवेश जब प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाहित होने पर एक प्लेट धनावेशित हो जाती है और दूसरी प्लेट ठीक उतनी ही इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश। मतलब है कि दो समान आकार तथा समान प्रकृति की दो प्लेटें जिन पर समान तथा विपरीत आवेश होते हैं और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित होती हैं, जिसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। और संधारित्र की धारिता क्या होती है कि इसमें प्रवाहित होने वाला या इसमें स्टोर होने वाला आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। वो हमने आपको वीडियो में बता दिया था। ये है 3D डायग्राम, ये फ्रंट व्यू है। इसके अंदर परावैद्युत यहाँ पर दो केस बताए गए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिनकी धारिता 3 माइक्रोफैराड है वायु में। किसमें कह रहा है कि वायु में। इसके अंदर जब पहली केस में बता रहा है कि जब उसी संधारित्र को वायु में, वायु का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी पदार्थ नहीं रखा गया है, तब उसकी धारिता 3 माइक्रोफैराड थी। यदि प्लेटों के बीच
प्लेटों के बीच की दूरी का 3/4 मतलब है बीच की दूरी कितनी है d है, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा 3d/4 मतलब है कि 3/4 हो जाएगा। परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। परावैद्युतांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, और परावैद्युतांक को निकालने के लिए आपको यहाँ पर दोनों तरह के फार्मूले याद होना चाहिए। एक तो वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और जब उस समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर टी मोटाई का, यहाँ पर देखिए हमने दर्शा दिया है, टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, जिसके कारण इसकी धारिता देखिए 2 गुनी हो गई। जिसके कारण ये धारिता कितनी हो गई 2 गुनी हो गई। इसका मतलब ये है, यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा जाता है, एक प्रश्न भी आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र में कोई भी पदार्थ परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए किसके अंदर, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये 1 नंबर का प्रश्न है। अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की वायु में धारिता। अब हमें वायु में धारिता निकालनी है। वायु में धारिता, पहला केस है, वायु में धारिता बराबर, वायु में धारिता कितनी है, धारिता को किससे लिखते हैं, कैपिटल सी से। वायु में धारिता C बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन A/d। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है निर्वात की विद्युतशीलता। A क्या है, एक प्लेट का क्षेत्रफल। वैसे तो दोनों प्लेटें समान आकार की हैं, समान क्षेत्रफल की है, समान वजन की है, मतलब हर एक चीज उसकी, हर एक प्रकृति, हर एक गुण उसका समान होता है, और उन दोनों पर समान ही आवेश होता है, सिर्फ प्रकृति में विपरीत आवेश होते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या है, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट। अब वायु में जो धारिता है वो कितनी है, 3 माइक्रोफैरड है वायु में धारिता। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, वायु में धारिता C बराबर है 3 माइक्रोफैरड। पहले हम इसको लिखें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 माइक्रोफैरड। तो वायु में धारिता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A/d। ये फार्मूला होता है 3 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड हटा देंगे क्योंकि अभी हम बाद में उसका हमारा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A और D को अगर दूसरी तरफ भेजें तो कितना हो जाएगा बेटा, 3D। ये बन गया समीकरण नंबर 1। क्यों, क्योंकि अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो वायु में धारिता है वो 3 माइक्रोफैरड। अब वायु में धारिता का व्यंजक होता है एप्सिलॉन नॉट A/d। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, A आपको पता है, D आपको पता है कि इसमें क्या कहा जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट A/d बराबर कितना हो गया बेटा, 3D। चलिए हम केस 2 की बात कर लेते हैं। यदि दोनों प्लेटों के बीच में, यहाँ पर देखिए दोनों प्लेटों के बीच में T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ और T का जो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई उन्होंने बताया है बीच की दूरी का 3/4, प्लेटों के बीच की दूरी का 3/4। तो T बराबर हो जाएगा 3D/4। 3D/4 ये बात आपको अपने दिमाग में छाप के रखनी है। 3/4 हो तो 3D/4, 3D/3D/4। अगर आधी हो तो D/4, अगर आधी हो तो D/4, 1/4 हो तो D/4, मतलब 3/4 है तो यहाँ पर 3D/4
4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि तब इसकी जो धारिता है वो 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो C बराबर, अब इसका व्यंजक बदल जाता है। तो इसका व्यंजक तब होता है जब इसके अंदर T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तो तब इसकी धारिता हो जाती है एप्सिलॉन नॉट ए अपान हो जाएगा टी अपान के और प्लस डी माइनस टी होता है। ये चीज़ आपको, ये फार्मूले दोनों याद रखने हैं और ये न्यूमेरिकल आपको इस बार ज़रूर मिलेगा। आपको देख कर जाना, हो सकता है कि यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 4 कर दे, लेकिन ये न्यूमेरिकल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो C बराबर, C का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? C का मान दिया गया है 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड बराबर एप्सिलॉन नॉट A बराबर हमने 3D निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A का मान कितना है? 3D है। तो इसकी जगह पर हम रख देंगे 3D बटे अपान में T, और T का मान कितना है? 3D/4, क्योंकि जो T की मोटाई है, पदार्थ की मोटाई है, वो 3D/4 के बराबर है, यानी कि 3/4 है। तो यहाँ पर T का मान हो जाएगा 3D/4, 3D/4, और बटे में है K, तो बटे में K रख देंगे और प्लस D-4T, D माइनस और D-T, T का मान फिर पुनः रख देंगे 3D/4। देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तो आप परेशान मत होइए, मैं आपको फिर एक बार समझाता हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप सिर्फ, जब हमारा मकसद है आपको समझाना। एप्सिलॉन नॉट A का मान हमने पहली शर्त से निकाल लिया, पहली शर्त से निकाला है एप्सिलॉन नॉट A बराबर D। अब उन्होंने कहा है कि दोनों प्लेटों के बीच में अगर 3/4 मोटाई का, जो प्लेटों के बीच की दूरी है उसकी 3/4 मोटाई का, यानी कि T बराबर 3D/4 मोटाई का अगर एक पदार्थ रख दिया जाए, तब उसकी धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों के मान रख दिए। तो एप्सिलॉन नॉट A का मान रख दिया 3D, जो कि हमने समीकरण 1 में निकाला है, और बटे में T का मान हमने इस प्रश्न के अनुसार पूछा है, तो ये 3D/4 हो जाएगा। बटे में K है तो हमने पुनः K रख दिया, वैसे ही जैसे का तैसा। अब इसी K का मान हमें निकालना है। यहाँ पर D-T फार्मूले में होता है, D ऐसे ही रख देंगे, और माइनस T का मान है 3D/4 रखने के बाद इसको अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेट और करना है। 6 बराबर 3D अपान, अब देखिए यहाँ पर इसके पास है, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3D/4K, 3D/4K अब प्लस, ये नहीं पूरा ये रहेगा, ये 3D/4K अब प्लस, जब इसको हल करेंगे तो 4 का गुणा पहले D के साथ करेंगे, तो 4 × 4D, और 4D में से 3D घट जाएगा तो बचेगा D/4। अब देखिए यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई। अब इधर से शुरू करते हैं। आपको कितना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर देना कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं एक और इसी तरह का सवाल आपको ज़रूर दे दूँगा, सिर्फ एक बार वीडियो और देख लेना। चलिए हम लोग इसको और हल करते हैं। 6 बराबर 3D/4, चलिए इसको थोड़ा सा साइड में हल कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं, थोड़ा सा बॉक्स यहाँ पर हल कर लेते हैं। 3D/4 प्लस D/4 इन दोनों को जब हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 4K। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4K। अब 4K का, जब 4K में भाई भिन्न वाला ये सवाल है, ये तो कक्षा 2-3 की बातें हैं। जब 4K का 4K में भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, और इसके ऊपर जब 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3D, और प्लस 4 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा K, ऊपर पहुंच जाएगा कितना? K का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा K × D बराबर, दोनों से D कॉमन है, दोनों से अगर D कॉमन ले लेंगे बचेगा यहाँ पर बेटा 3 + K/4K, 3 + K/4K। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमें ये मिला, तो 6 बराबर मिलेगा यहाँ पर D ×
3 + k अपान 4k अपान कितना हो गया 4k। अब ये वाला 4k जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, d से आप d काट सकते हैं और ये वाला 4k ऊपर पहुंच जाएगा तो 6 बराबर 3 × 4k अपान 3 + k। अब देखिए क्या कटेगा, यहाँ पर 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, क्योंकि ऊपर अंश से अंश काटा जा सकता है। तो 2 = चाहो तो एक और काट देंगे, यहाँ पर अभी कट रहा है 2 × 1 = 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी 4, तो 1 = 2k अपान 3 + k। अब जो बटे में है उसको फिर दूसरी तरफ भेज देंगे, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो बटे में 1 कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + k बराबर 2k, 3 + k बराबर 2k। और k वालों को जब एक तरफ भेज देंगे तो 3 बराबर 2k माइनस हो जाएगा k, और 2k में से k घट जाएगा तो बचेगा k बराबर 3। तो जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया था जो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर, तो उस परावैद्युतांक का मान निकल के आया बेटा 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें और 1-2 बार इसको रिवीजन करें, एक बार वीडियो देखें, एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देखें, अगर आपको तब भी ना समझ में आए तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि भाई कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते कहीं पर भी। ये मैथमेटिकल पोर्शन है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन से नहीं बच सकते। कैलकुलेशन आपकी तभी कंप्लीट होगी, तभी आपका कॉन्सेप्चुअल जो मेथड है वो कंप्लीट होगा, जब आप बार बार चीज़ों को अध्ययन करेंगे। और ये फिजिक्स की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ होती भी है। तो ये एक और ज़बरदस्त सवाल, ये भी ऐसे भी सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञान करने के लिए। एक और सवाल मैं इसी वीडियो में दूंगा और वो सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए ये वृत्ताकार कुंडली वाला सवाल है। इसको भी हर सवाल में 2 सवाल छुपाए हैं हमने, पहले वाले में भी 2 सवाल हैं, दूसरे वाले में भी 2 सवाल हैं, और तीसरे वाले ये जो तीसरा सवाल है यहाँ पर भी 2 सवाल हैं। तो इस तीनों को मिलाकर 6 न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो रहे हैं। पर ये मत सोचिए कि सिर्फ 3 न्यूमेरिकल कराएं, क्योंकि आपको यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली है और इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना पूछ सकता है। और वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से x दूरी पर, मतलब अक्ष में x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की बात कर सकता है। तो दोनों तरह से आपको सवाल हम यहाँ पर कराने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि पहले वाले सवाल में, अभी हमने पढ़ा था संधारित्र वाला सवाल, तो संधारित्र वाले सवाल में हमसे बोला गया था कि वायु में संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, लेकिन उसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी जो धारिता है वो 6 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो 2 सवाल वहाँ पर छुपाए गए। यहाँ पर भी देखिए कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, मतलब आर का मान 12 सेंटीमीटर है, और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 0.5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये भी एक बात चीज़ आपको याद रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूर उसके अक्ष से, हमने देखिए पहला केस बनाया है, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2r होता है, और उसके केंद्र से वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या वही है, कुंडली वही है। सिर्फ कह रहा है कि इसके केंद्र पर का मतलब है कि अगर ये वृत्ताकार कुंडली है तो इसके ऊपर यहाँ पर देखिए एक हल्का सा छेद दिख रहा होगा, यहाँ पर पॉइंट सा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। अब कह रहा है कि इसके केंद्र से या तो इस तरफ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इस तरफ 5 सेंटीमीटर, या फिर इस तरफ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है कहाँ पर, ये दिया गया है केंद्र पर। चुंबकीय क्षेत्र जो दिया गया है वो पहले आप निकालिए, जो डाटा हमारे पास है चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर,
केंद्र में, चुंबकीय क्षेत्र केंद्र में निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं बेटा? बी से लिखते हैं, कैपिटल बी, मतलब फर्स्ट बी। ये कहाँ का है? केंद्र पर। तो केंद्र पर कितना है? ये फार्मूला याद रखें, म्यू नॉट आई अपान 2r। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपान 2r, जहाँ पर r है वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, I है इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। अब देखिए इसका जो डेरिवेशन है थोड़ा क्रिटिकल है, इसको मैं यहाँ पर तो नहीं करा सकता। तो चलिए ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और वृत्त के केंद्र के अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर ये दिया गया है। वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया गया भाई? 0.5 में गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। तो 0.5 में गुणा 10 की घात -4 टेस्ला बराबर, अब इसका मात्रक भी यहाँ से आपका कंप्लीट हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक सिर्फ वेबर होता है। तो यहाँ पर 0.5 में गुणा 10 की घात -4 बराबर, अब एक बात बताइए, म्यू नॉट का मान कितना होता है? म्यू नॉट का मान होता है बेटा 4 पाई इंटू 10 की घात -7। ये मान आपको याद रखना है। म्यू नॉट का मान होता है निर्वात की चुंबकशीलता का मान 4 पाई इंटू 10 की घात -7। तो यहाँ पर आपको रख देना है म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की घात -7, और आई का मान हमें नहीं पता है, बटे में रख देंगे 2 इंटू आर, और आर का मान हमारे पास दिया गया है, आर बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब हम आपको हमेशा याद रखें यहाँ पर एसआई मात्रक चलता है और आपको इसको भी मीटर में बना लेना है। तो आर बराबर 12 में गुणा 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। इसकी जो त्रिज्या है वो हमेशा मीटर में रखेंगे। मीटर में सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। तो चलिए भाई यहाँ पर हो जाएगा 12 में गुणा 10 की घात -2 म्यू नॉट आई अपान 2r। सारे मान रख दिए। कैलकुलेशन आपकी बची है, कैलकुलेशन आपका यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 से ये 2 दूनी 4, 2 से ये कट जाएगा, 2 छंग 12, नहीं कुछ बचा, लिखिए जो कुछ बचा है उसको लिखिए। 0.5 में गुणा 10 की घात -4 ऐसे ही लिख लेंगे। बचा क्या हमारे पास यहाँ पर? ये तो पूरा कट गया, पाई बचा था, पाई लिख लेंगे, गुणा 10 की घात -7 बचा था, इसे लिख लेंगे, आई बचा था, आई लिख लेंगे, बटे में बचा है 6 में गुणा 10 की घात -2, मतलब 6 में गुणा 10 की घात -2। यहाँ तक की कहानी समझे कि नहीं समझे? जो बटे में है वो दूसरी तरफ भेज देंगे तो कहाँ चला जाता है? गुणा में, और जो गुणा में है वो चला जाता है बट्टे में। तो जब इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, 0.5 में गुणा 10 की घात -4 गुणा 6 गुणा 10 की घात -2 बराबर ये हो जाएगा 10 की घात -10 की घात -7 इंटू पाई और इंटू आई। अब देखिए घातों का जोड़ घटाना आपको हमने पहले वीडियो में बहुत बेहतर करके बताया था कि 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, और एक अंक पहले ये दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा। 10 की घात -4 और 10 की घात -2, 10 की घात जब दोनों घातें ऋणात्मक होती हैं तो जुड़ जाती हैं, लेकिन योग हमेशा ऋणात्मक ही रहता है। तो ये हो जाएगा गुणा 10 की घात माइनस हो जाएगा 6, और 10 की घात -7 इधर प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 की घात -7 पाई कहाँ चला जाएगा? बटे में, बराबर बचेगा आई का मान। देखिए यहाँ पर पहली शर्त से पहले उनके कहने के अनुसार हमने आई का मान निकाल लिया है। अब यहाँ पर आई ही हमें नहीं पता था, इसलिए हमें
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दिया गया था। अब देखिए 10 की घात -7 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो माइनस की घात है, माइनस की 7 है तो ये प्लस की 7 हो जाएगी, ऊपर लेकर जाइए तो 3 में गुणा 10 की घात -6 और गुणा हो जाएगा 10 की घात 7 और बटा में बचेगा पाई बराबर कितना हो गया आई। तो आई बराबर निकल के आ गया, मतलब इस कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारा के कारण जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो 0.5 में गुणा 10 की घात -4 टेस्ला के बराबर हो रहा है। तो ये 3 में गुणा 10 की घात ये -6 है और ये 10 की घात प्लस की 7 है, तो 7 में से 6 घट जाएगा। 7 में से जब 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 की घात 1 बटा पाई, यानी कि बचेगा मेरे पास आई बराबर 30 बटे पाई एम्पियर। 30 बटे पाई एम्पियर। एम्पियर जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया आई का मान, कहाँ पर, जो इस कुंडली में। अब हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र। जब अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला ये लिखा है, क्या लिखा है, B × μ0 IR² 2 × R² + x² की पावर 3/2। ये बात आपको याद रखनी है। B बराबर μ0 का मान × 4 पाई × 10 की घात -7 रख दिया, गुणा आई का मान हमने निकाला कितना, 30 बटे पाई। कितना निकाला, 30 बटे पाई और गुणा R²। R का मान है 12 × 10 की घात -2 का स्क्वायर, क्योंकि R का मान ये हमने निकाला हुआ है। और X का मान आपका दिया गया है कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हम यहाँ पर X का भी मान छाट लेंगे तो 5 में गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। अब X का भी मान हमें मीटर में ही रखना है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया तो मीटर में बनाएंगे। मीटर में बनाते समय क्या करेंगे, हम 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। बटे में क्या है, 2 × R²। R का मान कितना है, R का मान है 12 में गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर प्लस X का मान है 5 में गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए हो गया, बन गया सवाल। पाई से ये पाई कट गया, जो कट रहा है उसे काट दो। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, और कुछ नहीं कट रहा है। चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो B बराबर 30 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 30 दूना 60 गुणा 12 का वर्ग करेंगे तो 12 12 144 गुणा 10 की घात -7 है, एज इट इज लिख देंगे, गुणा 10 की घात -2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -2 का वर्ग -4 हो जाएगा, क्योंकि घात के ऊपर घात जब होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 10 की घात -7 और गुणा 10 की घात -4 बटे। अब देखिए यहाँ पर भी इसके ऊपर भी वर्ग लगा है और इसके ऊपर भी वर्ग लगा है, तो वर्ग कर देंगे। 12 12 144 गुणा 10 की घात -2 दूनी वही हो जाएगा 4 प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और गुणा 10 की घात -4। अब इनको जोड़ घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 60 में गुणा 60 का गुणा कर देंगे। 60 का जब गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 हासिल 2, 6 कन 6 और 2 8 और एक 0 है, लगा देंगे। 10 की घात -7 और -4 कितना हो जाएगा, -11, क्योंकि 10 की घात -7 और 10 की घात -4 दोनों ऋणात्मक है तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन योग उनका ऋणात्मक ही आएगा, मतलब नेगेटिव ही आएगा। अपॉन की पावर है, पूरे की पावर है 3/2। पूरे की पावर कितनी है, 3/2। इसको जब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 144 और 25 होता है 169 में गुणा 10 की घात -4 की पावर 3/2। तो 3/2 वो फार्मूले में चल रहा है। अब इसको देखिए 3/2 है। अब इसको अगर हम चाहें, देखिए एक बात हम यहाँ पर आपको बता दें कि अगर 169 है तो 13 का वर्ग लिख सकते हैं, 13 का वर्ग लिख सकते हैं, और 10 की घात -4 है तो 10 की घात -2 का वर्ग भी कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 169 हो जाएगा
गुणा 10 की घात -2 है तो 10 की घात -4 हो जाएगा जब इनके दोनों के वर्ग खोल देंगे। तो इस पूरी राशि को हम इसके रूप में भी लिख सकते हैं। फिर इस राशि को 13 में गुणे 10 की घात -2 का पूरे का भी तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको लिख देना है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 8640 में गुणा 10 की घात -11 में भाग लगा देंगे। ये हो जाएगा 13 में गुणे 10 की घात -2 का पावर 3 बटा के का होल स्क्वायर करेंगे और गुणा में हो जाएगा ये 3/2, क्योंकि ये जब गुणा में घात जुड़ जाती है। और ये लिखा है, ये हमने काट दिया स्क्वायर से, ये वाली घात कट गई, बचा हमारे पास वहाँ पर जगह नहीं। हम इसी को हम कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लाकर हल करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 8640 गुणा 10 की घात -11 और ये 10 की घात कितनी बची है, 3। 10 की घात 3 बची है और 3 का जब इसके साथ गुणा होगा 3 दूनी 6, यानी कि 13 का क्यूब कितना होता है। 13 का क्यूब अगर निकालेंगे 13 13 169 में गुणा 13 कर देंगे, 13 नेमा 117 हासिल 11 33 78 और 11 78 और 11 हो गया 86, 78 और 11 89 हासिल 8, 13 1 13 गुणा करिए इसका 13 13 169 जब क्यूब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर घात 3 है, 13 को ऊपर घात हो जाएगी। 13 13 169 और 169 का गुणा कर देंगे 13 से, 13 नेमा 117 हासिल 11 तिछंग 78 और 11 78 8 1 9 7 1 8 89 की 9 हासिल बची 8, 13 1 13 13 और 8 13 और 7 20 और 1 21, तो 2197। तो 13 का क्यूब हो जाएगा 2197 और ये 10 की घात -6 गुणा 10 की घात -6। तो B बराबर ये हो जाएगा 8640 में गुणा 10 की घात -11 में गुणा हो जाएगा 10 की घात 6 ऊपर चली जाएगी, ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी। अब तो आप समझने लगे होंगे, बटे में आ जाएगा 2197 और जब इसका भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3.94 इंटू 10 की घात 11 में से 6 चला जाएगा -5 टेस्ला। तो इसका आप भाग दे लेना और इस तरह से आपको ऐसे न्यूमेरिकल हल करने हैं। आपको कैसा लगा? अगर आपको कोई भी कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन आपको परेशान करे तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना।